First question, select the Venn diagram that best represents the relationship between the following classes: relatives, educated, males. Now immediately हम अपना आंसर फोर्थ ऑप्शन मार्क कर सकते हैं, क्योंकि कुछ रिलेटिव्स एजुकेटेड हो सकते हैं, कुछ रिलेटिव्स मेल्स हो सकते हैं. Similarly, some educated can be relatives and they can be males. Some males can be relatives and they can be educated. और एक पॉसिबिलिटी भी है कि कुछ मेल्स एजुकेटेड भी हो सकते हैं और साथ में रिलेटिव्स भी हो सकते हैं. तो फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर होगा. नेक्स्ट, the numbers in different sections of the following diagram indicate the number of persons. तो क्रिकेटर्स हैं, हमने उनको स्क्वायर में रिप्रेजेंट किया है, एथलीट्स को सर्कल में, टेनिस फैंस को रेक्टेंगल में, स्टूडेंट्स को ट्रायंगल में. How many student athletes are tennis fans but not cricketers? तो सबसे पहले जो क्रिकेटर नहीं है उन्हें हमें यहाँ से बाहर करना. तो ये हम क्रिकेटर यहाँ से हटा दें. अब हमें वो ढूंढने हैं जो स्टूडेंट भी हों, एथलीट भी हों और टेनिस फैंस भी हों. ठीक है, तो केवल टेनिस फैन है, ये 11 हट गया है. ये 9 जो है ये भी हम हटा सकते हैं, क्योंकि ये टेनिस फैंस हैं और साथ में ये सर्कल में आ रहे हैं, दैट मीन्स एथलीट्स हैं. हम चाहते हैं कि वो तीनों में ही आए, तो ये 10 भी हम हटा सकते हैं, 12 भी हटा सकते हैं. सिमिलरली 9, 13, 2, 12 ये सभी हम हटा सकते हैं. हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 14, दैट इज सेकेंड ऑप्शन. ये 14 वो नंबर है जो ट्रायंगल में होने के कारण स्टूडेंट है, रेक्टेंगल में होने के कारण टेनिस फैन है और सर्कल में होने के कारण एथलीट है. तो डेफिनेटली सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एथलीट्स. सो वी आर फोकसिंग ऑन एथलीट्स जो कि सर्कल में है, केवल हम उन्हीं वैल्यूज पर नजर डालेंगे. सर्कल में ये सारी हमारी वैल्यूज हैं, इसके अलावा और कोई भी वैल्यू हमारे काम की नहीं होगी. सो हाउ मेनी एथलीट्स हु आर टेनिस फैंस. अब साथ में हम चाहते हैं कि वो हमारे एथलीट्स टेनिस फैंस भी हों, तो जो टेनिस फैन नहीं है उन्हें हमें हटाना होगा. ये टेनिस फैंस नहीं हैं और ये भी टेनिस फैंस नहीं. सो एथलीट्स हु आर टेनिस फैंस आर ईदर क्रिकेटर्स और स्टूडेंट्स बट नॉट बोथ. अगर कोई ऐसा है जो दोनों है, क्रिकेटर भी है और स्टूडेंट भी है, हमें उसे हटाना होगा. क्रिकेटर रिप्रेजेंट हो रहा है रेक्टेंगल से, स्टूडेंट रिप्रेजेंट हो रहा है ट्रायंगल से. तो इनमें जो वैल्यूज बची हैं उनमें जो क्रिकेटर और स्टूडेंट दोनों के साथ आते हैं उन्हें हमें हटाना होगा. सर्टेनली हम यहाँ पर ये 11 तो हटा ही सकते हैं. ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर में भी है और साथ में ट्रायंगल में भी है. अच्छा, वो कम से कम क्रिकेटर या स्टूडेंट तो होना ही चाहिए. ऐसा हो जो ना क्रिकेटर हो ना स्टूडेंट हो, उसे भी हमें हटाना होगा. तो अगर हम इस 10 पे देखें, ये ना तो क्रिकेटर है और ना ही स्टूडेंट. अगर हम इस 9 पे देखें तो ये ना तो क्रिकेटर है ना ही स्टूडेंट. तो हमारे काम के मेंबर्स कौन कौन हैं? 4, 5 एंड 14, 23 इनका सम होगा और थर्ड ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, A hash B means A is not smaller than B. इसका मतलब है A is greater than or equal to B. A at the rate B means A is neither smaller nor equal. Smaller भी नहीं है, equal भी नहीं है, तो definitely वो greater होंगे. A% B neither greater nor equal. Greater नहीं है, equal नहीं है, तो smaller होंगे. A$B neither smaller nor greater. ना तो smaller है ना greater है, तो वो equal होंगे. And last, A and B, it means A is not greater than B. अगर वो greater नहीं है तो वो या तो smaller होंगे या equal होंगे. 5 conditions हमें given है. Read the following statements and conclusions and decide which of the conclusions is are true. Statement है M at the rate N. M at the rate N का मतलब है M is greater than N. S and W. S and W का मतलब है S is less than or equal to W. N hash S. N hash S इसका मतलब है N is greater than or equal to S.
$W इसका मतलब है W is equal to Z। अब यहाँ पर ये कंडीशन है N S के इक्वल या उससे बड़ा है, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और M N से बड़ा है। तो फाइनली हमारा जो सारे स्टेटमेंट्स हैं उनको क्लब करने पर ये हमारे पास में रिलेशन आएगा। कंक्लूजन्स पे नजर डालते हैं। N at the rate Z, N at the rate Z इसका मतलब है N is greater than Z। नाउ N S के इक्वल भी हो सकता है, S W के इक्वल और W Z के इक्वल हो, तो N हर हालत में Z से बड़ा हो ये जरूरी नहीं है। फर्स्ट कंक्लूजन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। S परसेंट M, S परसेंट M इसका मतलब है S is less than M। नाउ अगर हम ध्यान से देखें S N के इक्वल या उससे छोटा है और N M से छोटा है, तो S हर हालत में M से छोटा होगा ही। सेकेंड कंक्लूजन वैलिड है। Z at the rate S, Z at the rate S इसका मतलब है Z S से बड़ा है। नाउ W और Z आपस में इक्वल हैं, W S के इक्वल और उससे बड़ा हो सकता है, तो हो सकता है Z S के इक्वल हो और उससे बड़ा हो, पर ये कंक्लूजन हम डेफिनेटली ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। थर्ड कंक्लूजन नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली कंक्लूजन 2 एंड देयरफॉर सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, A hash B means A is not smaller than B इसका मतलब है A ग्रेटर देन और इक्वल टू B है। A एट द रेट B का मतलब है नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, तो वो ग्रेटर देन है। परसेंट का मतलब हो गया नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, ग्रेटर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो स्मॉलर है। डॉलर यहाँ पर हो गया नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, तो इक्वल है। एंड फाइनली A is not greater than B इसका मतलब है A is less than और इक्वल टू A। कंडीशंस गिवन है हमें। P परसेंट R, P परसेंट R का मतलब है P is less than R। Q डॉलर S, Q डॉलर S का मतलब है Q is equal to S। R हैश Q, R हैश Q इसका मतलब है R is greater than और इक्वल टू Q, R is greater than और इक्वल टू Q, और Q किसके इक्वल है? S के। तो इस जानकारी को हम क्लब कर सकते हैं। S and T, S and T, S is less than or equal to T। Conclusions, S and R, S and R, that is S is less than or equal to R। S Q के इक्वल है, Q लेस देन और इक्वल टू R है, तो डेफिनेटली S लेस देन इक्वल टू R होगा। फर्स्ट कंक्लूजन वैलिड है। P एट द रेट S, P एट द रेट S का मतलब है P is greater than S। नाउ P R से छोटा है, R Q के ग्रेटर और इक्वल है और Q S के इक्वल है, यानी R is greater than और इक्वल टू S, और R is greater than P, तो P और S के बीच में कोई डेफिनेट रिलेशनशिप हम एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। सेकंड वैलिड नहीं होगा। T हैश Q, T हैश Q का मतलब हो गया T is greater than और equal to Q, and we can see T is greater than equal to S और S Q के इक्वल है, तो ये वाला कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू होगा। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following equations would be correct if the sign addition and multiplication are interchanged and so also the numbers 6 and 12। तो हमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को इंटरचेंज करना है और 6 और 12 को इंटरचेंज करना है। नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस में मैं हमेशा लास्ट ऑप्शन से शुरुआत करता हूँ। 8 प्लस 3, तो प्लस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 9। मल्टीप्लिकेशन की जगह हम एडिशन लिखेंगे, 6 इज इक्वल टू 10 माइनस 3, पर साथ में हमें यहाँ पर एक काम और करना होगा, 6 और 12 को इंटरचेंज करना होगा। तो जहां हमने 12 लिखा है वहां हम लिखेंगे 6, और जहां 6 लिखा है वहां हम लिखेंगे 12। हम चेक करते हैं कि आंसर सही है क्या। पहले डिवीजन होगा, 3 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज 1/2, 1/2 इंटू 8 करेंगे तो वी विल गेट 4, 4 प्लस 12 16 माइनस 9 7, और राइट हैंड साइड पे भी 10 माइनस 3 7 है, क्योंकि कंडीशंस फुलफिल हो गई है। फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑप्शन विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग फिगर सीरीज। ये एक मॉडरेट टू इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें नजर डालनी होगी अलग अलग फिगर्स पर। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक यहाँ पर स्क्वायर बना लेते हैं और अलग अलग पोजीशंस हैं हमारे पास में। अगर हम इस पर्टिकुलर फिगर की बात करते हैं तो ये इनिशियली इस पोजीशन पर, अगले स्टेप में क्या होगा, ये यहाँ आ जाएगा और अपनी डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर लेगा। इट मीन्स ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अगर हम नेक्स्ट फिगर में देखते हैं तो सर्टेनली ये यहाँ आ चुका है। अगले स्टेप में क्या होगा, ये एक स्टेप और आगे चला जाएगा और फिर वापस ये क्लॉकवाइज मूव कर जाएगा। दैट मीन्स ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है। अगले स्टेप में ये एक स्टेप डाउन जाएगा और अगेन ये क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो क्लॉकवाइज जैसे ही ये मूव करेगा ये कुछ इस तरह से होगा जो कि यहाँ पर विजिबल है। एंड फाइनली ये एक स्टेप और आगे चला जाएगा और फिर ये क्लॉकवाइज मूव करेगा। दैट मीन्स यहाँ पर ये कुछ ऐसा हमारा दिखना चाहिए। तो जो चार ऑप्शंस हैं उनमें से फर्स्ट ऑप्शन को हम रिजेक्ट कर सकते हैं, थर्ड ऑप्शन को हम रिजेक्ट कर सकते हैं, फोर्थ ऑप्शन को हम रिजेक्ट कर सकते हैं। इमीडिएटली सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर हम बाकी फिगर्स पर भी नजर डालें तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत हमें नहीं होगी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, ये हमारी पोजीशन तो फिक्स हो चुकी है। लेटे से हम बात करते हैं इस फिगर की। ये शुरुआत में यहाँ पर है, ये भी सेम पाथ फॉलो करेगा। एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आएगा और फाइनली ये यहाँ पर। नाउ जब ये यहाँ पर आएगा तो जैसे यहाँ पर मूवमेंट हो रहा था क्लॉकवाइज का, यहाँ मूवमेंट होगा एंटी क्लॉकवाइज का इस पर्टिकुलर फिगर में। तो जब ये एक स्टेप डाउन आएगा तब ये कुछ इस तरह से दिखेगा। एंड वी कैन सी सेकेंड फिगर में ये ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट फिगर में अगेन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। तो ये यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जब मूवमेंट होगा तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो हम देखेंगे नेक्स्ट फिगर में बिल्कुल ऐसा ही है। अगले स्टेप में जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। तो ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए। हम देख सकते हैं ये यहाँ पर बिल्कुल ऐसे है। एंड फाइनली जब ये एक स्टेप आगे आएगा तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा और ये इस तरह से दिखेगा। इस डायग्राम में भी हमारे पास में ये सेम अप्रोच है। और जब हम थर्ड फिगर की बात करेंगे तो इसका मूवमेंट अगेन क्लॉकवाइज चल रहा है। यहाँ से पहले वो यहाँ आएगा, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और हर बार वो क्लॉकवाइज मूव करेगा। अच्छा, स्टार जो है उसके लिए हम क्या कहें? अगर हम इसे नंबर 1 देते हैं और इसे नंबर 3 देते हैं तो सबसे पहले ये 1 से आगे है और नेक्स्ट फिगर में ये 3 से पीछे। अगली फिगर में ये 1 से आगे है और नेक्स्ट फिगर में ये 3 से पीछे है। तो नेक्स्ट फिगर में ये 1 से आगे होगा एंड डेफिनेटली सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑप्शन विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग फिगर सीरीज। अगर हम यहाँ पर जो टॉप पोजीशन पे फिगर उसकी बात करते हैं तो नेक्स्ट फिगर में वो बॉटम पे चला जाएगा। ऐसे ही ये टॉप फिगर यहाँ पर बॉटम पे आ जाएगी, ये टॉप फिगर यहाँ बॉटम पे आ जाएगी। तो हमारी ये वाली टॉप फिगर बॉटम पे आनी चाहिए। तो हमारे पास में सिर्फ ये दो ऑप्शन बचेंगे, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को हम रिजेक्ट कर देंगे। अच्छा, इन दोनों में ये जो 1 और 2 पोजीशन पे जो फिगर्स हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो हमें फोकस करना होगा थर्ड पोजीशन वाली फिगर पे। नाउ थर्ड पोजीशन पे क्या होता है, जो फिगर बॉटम में है वो नेक्स्ट फिगर में एक स्टेप ऊपर चली जाती है पर डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाती है। आप देखेंगे यहाँ ट्रायंगल है, ऊपर चला गया, डायरेक्शन चेंज हो गई। यहाँ पर ये एक तरह से हमने ओपन ब्रैकेट बनाया हुआ है, ये ऊपर जाके डायरेक्शन चेंज हो गई। तो यहाँ पर जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। इमीडिएटली हम अपना आंसर क्या मार्क कर देंगे, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, four figures have been given out of which three are alike in some manner and one is different. Select the figure that is different. अगर हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर कर्व को देखते हैं तो ये एक तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये कर्व भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये कर्व भी एंटी क्लॉकवाइज और ये भी एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर इसको हम देखते हैं तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सिमिलरली अगर हम इस बीच वाली फिगर की बात करते हैं तो अगर हम एरो के पॉइंट से अगर मूव करते हैं यहाँ से तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। यहाँ पर भी एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये भी एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। सर्टेनली फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर होगा।
Next question. Select the option that is related to the third figure in the same way as the second figure is related to the first figure. यहाँ से यहाँ आने पर ये वाली जो फिगर है ये हमारी 90 डिग्री मूव कर रही है किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और नीचे आने के बाद ये कलर सॉलिड हो जाएगा और ये प्लेन रहेगा। इसके इमीडिएट राइट में हम एक और फिगर इंट्रोड्यूस कर देंगे। ये अगर सॉलिड है तो ये फिल नहीं होगा और ऑपोजिट में एक नई फिगर हमारे पास आएगी। तो अगर हम यहाँ पे इस फिगर की बात करें तो सबसे पहले इसे हमें 90 डिग्री मूव करना होगा किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसे हमें फिल करना होगा। ऐसे ही ये हमारा जो पॉइंटर है वो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में रहेगा जिस डायरेक्शन में ये ऑलरेडी था। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को और थर्ड ऑप्शन को हम रिजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज हो जाएगी, सिमिलर फिगर बट जिसको हमने फिल नहीं किया है वो राइट साइड में होनी चाहिए। जो दो ऑप्शंस बचे हैं उनमें से सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में ही हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर भी होगा।